नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 मार्च 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्ष में यूपीएससी की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपके लिए होंगे और अंत में आज के हम प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के अपने दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं या हैं। प्रश्न में आपको एक कॉलम में बचाव मिशन का नाम दिया है और दूसरे में देश का नाम दिया है जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा यह मिशन संचालित किया गया। पहला विकल्प हमारा है राहत मिशन की अगर हम बात करें तो इसे 2015 में संचालित किया गया था और उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था कि यमन में जो संकट की स्थिति है वहां से भारतीय नागरिकों को कैसे बाहर निकाला जाए। राहत मिशन यमन के साथ में जुड़ा हुआ है, पहला विकल्प हमारा सत्य है। दूसरा हमारा मैत्री मिशन है और यह नेपाल के साथ संबंधित है। 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप से लोगों का बचाव करने के लिए भारत के द्वारा यह मिशन संचालित किया गया था। मैत्री मिशन नेपाल के साथ, दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा सेफ होम कमिंग, यह मिशन लीबिया के साथ संबंधित है क्योंकि 2011 में वहां पर गृह युद्ध की स्थितियों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए यह मिशन संचालित किया गया था। इस आधार पर तीसरा हमारा कथन गलत हो जाता है क्योंकि सेफ होम कमिंग लीबिया के साथ संबंधित है, न कि सीरिया के साथ। चौथा, अभियान सुकून, यह भारत के द्वारा लेबनान में से भारत के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, वहां के नागरिकों को प्रमुख रूप से बाहर निकालने के लिए किया गया था 2006 में, जब लेबनान में युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी। यानी अभियान सुकून लेबनान के साथ संबंधित है। इस आधार पर केवल तीसरा कथन असत्य है, 1, 2, 4 सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1, 2 और 4 सत्य हैं। इस प्रश्न में विभिन्न बचाव मिशन के संबंध में हमने इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यूक्रेन में फंसे हुए प्रमुख रूप से भारतीय विद्यार्थियों को भारत सुरक्षित वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व हेतु अपने कार्य के लिए इसे 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और इसके पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल वर्दई को संयुक्त रूप में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला कथन सत्य है। दूसरा, आईएईए की स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गंभीर भय और प्रत्याशा के जवाब में की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध की बाद की स्थितियों में देखें तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस तरह से टकराव की स्थिति थी और दोनों ही बड़े परमाणु हथियार संपन्न देश थे, इस आशंका की स्थिति को कम करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1957 में आईएईए की स्थापना की गई। दूसरा कथन हमारा सत्य है। तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। ध्यान रखें, यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना एक अलग अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से की गई है। यह एक अलग तथ्य है कि इसके द्वारा प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र की आम सभा और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट किया जाता है। तीसरा कथन हमारा गलत है, पहला और दूसरा कथन सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने इसलिए पूछा है क्योंकि यूक्रेन के जेफ्रोजिया शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक आग लगी और उसके संबंध में यह माना गया कि इससे रेडियोधर्मिता फैलने का एक खतरे की स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर आईएईए की तरफ से कहा गया कि जो भी एक तरह से नुकसान रिएक्टर को माना जा रहा था वो नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हमने आईएईए को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्री अरविंदो के साहित्यिक कार्य हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह महात्मा गांधी की कृति है। अगर हम चौथे स्थान की कृति को हटा देते हैं तो अन्य सभी कृतियां श्री अरविंदो के साथ संबंधित हैं। पहला, वंदे मातरम नामक अंग्रेजी समाचार पत्र श्री अरविंदो के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। योग के आधार, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड, ये सभी श्री अरविंदो की कृतियां हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, 4 के अलावा सभी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि श्री अरविंदो का 150वीं जन्मतिथि जल्द मनाई जाएगी और इस उपलक्ष्य में सरकार पुडुचेरी में स्थित ऑरोविले का सही रूप में विस्तार करना चाहती है, एक शहर के रूप में, जिसकी स्थापना 1968 में
श्री अरबिंदो की शिष्या मीरा अल्फासा के द्वारा किया गया था, जिन्हें द मदर के नाम से भी जाना जाता है। ऑरोविले में वर्तमान में 3200 लोग रहते हैं। सरकार के द्वारा ऑरोविले के विस्तार करने के लिए 5 से 10 वर्ष में 1100 करोड़ रुपए एक तरह से व्यय किए जाएंगे। आज के चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है जो हमें भरना है। उत्तर में से का उत्पादन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द्वारा होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन उत्पादन की और वहां पर उत्पादन के लिए ऊर्जा के रूप में अक्षय ऊर्जा के स्रोत उपयोग किए जाएं और साथ साथ केवल जल का विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन प्राप्त किया जाए, इससे वातावरण में कोई भी प्रदूषण उत्सर्जित नहीं होता है और यह हाइड्रोजन को हरित रूप में निर्मित करता है। इसीलिए इस प्रक्रिया के माध्यम से जो हाइड्रोजन उत्पादित होता है उसको हम हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अन्य अगर हम हाइड्रोजन की बात करें जैसे ग्रे हाइड्रोजन, यहाँ पर जो उत्पादन है वो प्राकृतिक गैस या मीथेन से होता है। इससे उत्सर्जन वातावरण में होता है और यह वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। नीले हाइड्रोजन में यहाँ पर भी उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जन को वातावरण में छोड़ा नहीं जाता है, उसको इकट्ठा करके एक तरह से रखा जाता है, इसीलिए ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। भूरा या ब्राउन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से कोयले का उपयोग करके यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इस आधार पर कथन के अनुसार हमारा उत्तर है बी, हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें निवेश बढ़ाया जाए, जिससे भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर पाए। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम विगत वर्ष के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2020 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उलगुलान या महान उपद्रव की अगर हम बात करें तो यह मुंडा विद्रोह के साथ संबंधित था, जिसमें बिरसा मुंडा के द्वारा प्रमुख रूप से नेतृत्व किया गया था। इस आधार पर कथन हमारा सही है डी, 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का विद्रोह। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हम सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट के संबंध में चर्चा करेंगे और यह सीबीआई को जांच करने के लिए सामान्य सहमति देने के संदर्भ में है। सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा की गई थी। जिस अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई की स्थापना की गई है, इसी अधिनियम की जो धारा 6 है उसके अंतर्गत किसी भी राज्य में अगर अपराध की जांच सीबीआई प्रारंभ करती है तो अनिवार्य रूप से उसे संबंधित राज्य की जो सहमति है वह प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में अगर हम सीबीआई की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से अलग हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अधिनियम 2008 के द्वारा शासित है और इसका अधिकार क्षेत्र पूरे देश में है, यानी एनआईए को किसी भी राज्य में जांच के लिए उस राज्य से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। सीबीआई को राज्य सरकार की जो सहमति मिलती है वह किसी विशेष केस के संबंध में हो सकती है या एक सामान्य सहमति हो सकती है, जिसके आधार पर किसी भी मामले की जांच उस राज्य में सीबीआई स्वतंत्र रूप से कर सकता है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि राज्यों में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनकी निर्बाध रूप से जांच करने के लिए सीबीआई को मदद करने के उद्देश्य से राज्यों के द्वारा आम सहमति सामान्यतः दी जाती है। अगर किसी भी राज्य के द्वारा सामान्य सहमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई को हर मामले में उस राज्य सरकार के पास आवेदन करना होगा और राज्य में अगर छोटी से छोटी सीबीआई की कोई कार्यवाही है जांच के संबंध में तो उसके लिए राज्य सरकार से उसे अनुमति लेनी होती है। जैसा हमने चर्चा करा, परंपरागत रूप से सभी राज्यों के द्वारा सीबीआई को आम सहमति दी जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 2015 से परिवर्तन एक तरह से शुरू हुआ, जब सबसे पहले 2015 में मिजोरम राज्य के द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली गई और इसी प्रक्रिया में अगर हम आगे देखें तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल राज्यों के द्वारा भी जो आम सहमति सीबीआई को जांच के लिए दी गई थी वो वापस ले ली गई और इसी प्रक्रिया में बिल्कुल नवीनतम यानी 9वां राज्य शामिल हो जाता है मेघालय, जिसने कल 4 मार्च को ही सीबीआई को जो दी गई आम सहमति उसको वापस दे लिया। यानी वर्तमान में 9 ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा सीबीआई को आम सहमति वापस ले ली गई है। यानी इन राज्यों में जांच के संदर्भ में कोई भी अगर मुद्दा होगा तो वह राज्य सरकार के पास जाएगा, अनुमति मिलने के बाद ही सीबीआई उसमें जांच कर सकती है। अगर सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यह है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार के अधिकारियों या राज्य में एक निजी व्यक्ति से जुड़े किसी भी मामले को दर्ज नहीं कर सकता है। यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का हाल में दिया गया एक आदेश प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पर सीबीआई के द्वारा अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी के एक मामले में जांच की जा रही थी, जिसके संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे राज्य में केंद्र सरकार के एक कर्मचारी की जांच करने से राज्य सरकार रोक नहीं सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामले अलग अलग नहीं हो सकते हैं, और अगर किसी राज्य के द्वारा आम सहमति जनरल कंसेंट वापस ली जाती है, उसके बाद भी सीबीआई वहां पर जांच कर सकता है, क्योंकि आम सहमति जो राज्य देता है वो राज्य के कर्मचारियों के संदर्भ में है। यह भी आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से अपील की गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तब स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। जिन राज्यों के द्वारा आम सहमति वापस ली गई है, उन राज्यों में सीबीआई की क्या स्थिति है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक सीबीआई यहां पर जांच कर सकती है, लेकिन अगर आदेश आता है और कलकत्ता हाईकोर्ट का जो निर्णय है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो जांच है सीबीआई की वो रुक जाएगी। इसी के साथ साथ अगर किसी राज्य ने सहमति वापस ली है तो वहां पर सीबीआई पूर्णतः निष्क्रिय नहीं हो जाती, क्योंकि सहमति वापस लेने से पहले अगर कोई भी मामला सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया है तो वह सीबीआई को शक्ति देता है कि वो अभी भी जांच कर सकता है अगर राज्य के द्वारा सहमति वापस ली जाती है। मान लीजिए दिल्ली में कोई एक तरह से मामला है जिसमें सीबीआई जांच कर रही है और वहां पर उसको अधिकार है कि वो जांच कर सकती है, और दिल्ली के इस मामले में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र का या राजस्थान का एक तरह से वहां पर लिप्त है। अब महाराष्ट्र और राजस्थान के द्वारा जो आम सहमति दी गई है सीबीआई को वो वापस है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में मामला एक तरह से लंबित है और सीबीआई जांच कर रही है, केवल महाराष्ट्र और राजस्थान के व्यक्ति इसमें शामिल हैं, तो सीबीआई की जो जांच है वो महाराष्ट्र और राजस्थान तक भी जा सकती है। इसी के साथ साथ अस्पष्टता इसके मामले में भी है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी पुराने मामले के संबंध में क्या तलाशी ले सकती है। सीबीआई को इस तरह के अधिकार हैं कि वह राज्य की स्थानीय अदालत से वारंट प्राप्त करे और उसके आधार पर तलाशी लेने की प्रक्रियाएं कर सकता है। ये तलाशी की बात की जा रही है जहां पर मामला पहले से स्पष्ट है, लेकिन अगर किसी मामले में सीबीआई अचानक या आश्चर्य रूप में एक तरह से तलाशी लेना चाहती है जिससे कि अपराधियों को पकड़ा जा सके, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया यानी सीआरपीसी की धारा 166 का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक क्षेत्राधिकार का जो पुलिस अधिकारी है वो दूसरे अधिकारी की एक तरह से पहल पर या उसकी सिफारिश पर तलाशी करने के लिए एक तरह से अनुमति देता है। इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि अगर पहले अधिकारी को लगता है कि बाद वाला अधिकारी है वो तलाशी करने की प्रक्रिया में साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो धारा यह अधिकार देती है कि जो पहला अधिकारी है वो बाद वाले अधिकारी को केवल नोटिस देगा जांच का, और तलाशी के लिए वह स्वयं जा सकता है। तो यह प्रक्रिया भी सीबीआई एक तरह से अपना सकती है। अंत में प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, उन मामलों में सहमति की आवश्यकता नहीं होती है जहां सीबीआई के द्वारा किसी व्यक्ति को रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा गया है, तो यहां पर एक तरह से किसी भी तरह की सहमति राज्य की आवश्यक नहीं होती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 2018 में संशोधन किया गया, और उसके बाद की प्रक्रियाओं में केंद्र का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह तो सीबीआई पर है ही है, कानूनी रूप से भी सीबीआई पर नियंत्रण सरकार का मजबूत है। 2018 में सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(1) में संसद के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसमें सीबीआई के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने से पहले केंद्र की अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। इसके पहले आप ध्यान रखें, केंद्र ने अनिवार्य किया था कि आपको अनुमति लेने की आवश्यकता है अगर संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी है जिसके खिलाफ आप जांच करते हैं। इस आदेश को प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, और इसी कारण से आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा यह संशोधन लाया गया कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की अगर जांच सीबीआई करना चाहता है तो उसके लिए पहले उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी 2018 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो संशोधन है उसका अर्थ यह है कि सीबीआई केवल उन्हीं अधिकारियों की जांच कर सकती है जिनकी तात्कालीन सरकार के द्वारा जांच के लिए मंजूरी दी जाती है। यह हमारा 5 मार्च 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं।
अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।